गीता श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बीएड द्वितीय वर्ष की छात्र छात्राओं को स्वेट विश्लेषण के बारे में बताना चाहती हूँ। आखिर स्वेट विश्लेषण क्या है? स्वेट विश्लेषण एक विकल्प या एक व्यावसायिक उपक्रम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सामरिक योजनाक्रम है। एक स्वेट विश्लेषण पहले एक वांछित अंतर्राज्य का उद्देश्य हुआ करता था। अब हम बात करेंगे कि स्वेट विश्लेषण है क्या। स्वेट विश्लेषण एक विकल्प है व्यावसायिक उपक्रम में शामिल शक्तियों के लिए। इसमें व्यवसाय उपक्रम या परियोजना का लक्ष्य उल्लिखित किया जाता है, यानी आंतरिक और बाह्य कारक जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हैं, उनको पहचानना शामिल है। इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है। इसमें ऐश्वर्य 500 कंपनियों के डाटा प्रयोग करके 1960 से 70 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया गया। इसमें एक स्वेट विश्लेषण पहले एक वांछित अंतर्राज्य या उद्देश्य को परिभाषित करने के साथ प्रारंभ हुआ। एक स्वेट विश्लेषण एक रणनीतिक योजना है जो क्या करता है, जो शामिल किया जाता है। स्वेट विश्लेषण सहित सामरिक योजना काफी शीघ्र और विषय है। इसमें शक्तियाँ, कमजोरियाँ, अवसर, खतरे, ये सब कुछ बताया जाता है कि जब हम कोई कंपनी या कुछ ऐसा प्रारंभ करते हैं तो उसमें आखिर कौन कौन से तथ्य कार्य करते हैं। तो स्वेट विश्लेषण क्या है? स्वेट की पहचान करना जरूरी है, क्योंकि चयनित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में उत्तरगामी कदम स्वेट से प्राप्त किए जाते हैं। पहले निर्णय निर्माताओं को पता लगाना होगा कि क्या उद्देश्य साध्य है निश्चित स्वेट से। यदि उद्देश्य साध्य नहीं है तो एक अलग उद्देश्य चयनित होना चाहिए और प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए। स्वेट विश्लेषण अक्सर शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों पर प्रकाश डालने और पहचान करने के लिए शैक्षणिक समुदाय में उपयोग होता है। यह विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। स्वेट विश्लेषण क्या होता है? मिलान एवं परिवर्तित करना होता है कि स्वेट विश्लेषण को उपयोग करने का एक और तरीका है मिलान एवं परिवर्तित, यानी मिलान शक्तियों के अवसरों से मिलान करवाने के द्वारा प्रतिस्पर्धी लाभों का अन्वेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परिवर्तित करना मतलब कर्मियों या खतरों को शक्तियों या अवसरों में बदलने के लिए रूपांतरण रणनीतियों का प्रयोग करना। स्थानांतरण और रूपांतरित रणनीति का एक उदाहरण है, जैसे नए बाजारों की खोज करना। यदि खतरों या कमजोरियों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उन्हें कम करने या टालने की कोशिश करनी चाहिए। अब स्वेट विश्लेषण पर एक प्रयोग है जो साक्ष्य के माध्यम से बताया जा सकता है, यानी स्वेट विश्लेषण मूल्यांकन में सुविचारित रणनीतियों को सीमित कर सकता है, वो है शोध। स्वेट क्या है? जे स्कॉट आर्मस्ट्रॉन्ग टिप्पणी के अनुसार जो लोग स्वेट प्रयोग करते हैं यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें योजना बनाने का काम पर्याप्त मात्रा में किया गया है और कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करने या वैकल्पिक रणनीतियों के लिए ROI धूर्त जैसी सचेत चीजों को अनदेखा कर देते हैं। मेननहट अल और हिल एवं अन्य वैज्ञानिकों और विद्वानों ने निष्कर्ष और परिणामों के द्वारा स्वेट को कार्य संपादन को नुकसान हो सकता है ऐसा कहा है। स्वेट के एक विकल्प के रूप में आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक 5 कदम दृष्टिकोण विकल्प का वर्णन किया है जो बेहतर संगठित कार्य संपादन की ओर ले जाता है। यह आलोचनाएं स्वेट विश्लेषण के एक पुराने संस्करण को संबोधित की गई हैं जो ऊपर स्वेट विश्लेषण के सामरिक और मौलिक प्रयोग शीर्षक के अंतर्गत वर्णित स्वेट विश्लेषण के द्वारा है। इस पुराने संस्करण की आवश्यकता नहीं थी कि स्वेट एक सहमत हुए उद्देश्य से प्राप्त हो। स्वेट विश्लेषण के उदाहरण जो एक उद्देश्य का वर्णन नहीं करते, नीचे मानव संसाधन और पर्यावरण
के तहत प्रदान किए गए हैं। अब आंतरिक और बाह्य कारक। किसी भी SWOT विश्लेषण का उद्देश्य मूल आंतरिक और बाह्य कारकों की पहचान करना है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह कंपनी की अनदेखी मूल्य श्रृंखला के भीतर से आते हैं। SWOT विश्लेषण समूह सूचना के टुकड़े दो श्रेणियों में होते हैं, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्या होता है? शक्तियां और कमजोरियां जो एक संगठन के लिए आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक क्या होता है? संगठन के लिए बाहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत अवसर और खतरे कारक पहचानने में मदद के लिए ये आवश्यक होते हैं। संगठन के उद्देश्यों पर उनके प्रभाव के आधार पर आंतरिक कारकों को शक्ति या कमजोरियों के रूप में देखा जा सकता है। क्या होता है कि जो एक उद्देश्य के संबंध में शक्ति दर्शाता है वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए कमजोरी हो सकता है। कारकों में सभी के साथ कार्मिक, वित्तीय, विनिमय और क्षमताएं और कई अन्य भी शामिल हो सकते हैं। बाह्य कारकों में व्यापक आर्थिक मामले, तकनीकी बदलाव, विधान, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाजार एवं प्रतियोगी स्थितियों में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। परिणाम अक्सर एक मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत होता है। SWOT विश्लेषण वर्गीकरण का सिर्फ एक तरीका है और इसकी कमजोरियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी में सूची संकलन करने के लिए उकसा सकते हैं, बजाय इस बारे में सोचने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तव में क्या आवश्यक होता है। SWOT विश्लेषण का प्रयोग क्या होता है कि SWOT विश्लेषण की उपयोगिता लाभ खदेड़ते संगठनों तक ही सीमित नहीं है। यानी SWOT विश्लेषण किसी भी फैसला निर्माण करने वाली स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है जब एक वांछित अर्थव्यवस्था परिभाषित हो जाती है। उदाहरण के लिए गैर लाभ संगठन, सरकारी इकाइयां और व्यक्ति। SWOT विश्लेषण पूर्व संकट योजना और निवारक संकट प्रबंधन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। SWOT विश्लेषण व्यवहार के अध्ययन के दौरान एक सिफारिश बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉर्पोरेट योजना के अंतर्गत SWOT विश्लेषण क्या है? संगठन को अपने लक्ष्यों को हासिल करने में योग्य बनाने के लिए रणनीति और योजनाओं को विकसित करने में एक हिस्से के रूप में फिर वह संगठन कॉर्पोरेट योजना नामक एक सुव्यवस्थित कठोर प्रक्रिया का उपयोग करेगा और साथ में SWOT व्यापार और पर्यावरण कारकों के विश्लेषण के लिए एक आधार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके लिए SWOT विश्लेषण का कुछ निर्धारित लक्ष्य होता है। निर्धारित लक्ष्य कौन से होते हैं? जो संगठन करने जा रहा है उसे परिभाषित करना। मौजूद रणनीतियों का विश्लेषण, इसे एक आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के परिणामों में प्रासंगिक का निर्धारण करना चाहिए। इनमें अंतर विश्लेषण शामिल हो सकता है। पर्यावरणीय कारकों को देखेगा। रणनीति मुद्दे यानी संगठित योजना के विकास के महत्वपूर्ण कारक जो संगठन द्वारा संबोधित करने की जरूरत है। नई संशोधित रणनीतियों का विकास, सामयिक मुद्दों में संशोधित विश्लेषण का और तलब उद्देश्यों को बदलने की जरूरत हो सकता है। महत्वपूर्ण सफलता पहलू बनाना, उद्देश्य और रणनीति के कार्यान्वयन की उपलब्धि भी हो सकती है। SWOT विश्लेषण के द्वारा रणनीति के कार्यान्वयन के लिए संचालन, संसाधन, परियोजना की योजना भी तैयार की जा सकती है। अब बात करते हैं SWOT विश्लेषण या विद्यालय प्रबंधन में SWOT विश्लेषण किस तरह से अपनी भूमिका दर्शाता है। क्या कर सकते हैं एक SWOT विश्लेषण के द्वारा? क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? एक शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छे परस्पर संबंधों का विकास हो सकता है SWOT विश्लेषण के द्वारा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षक तथा विद्यार्थी द्वारा अपनी भूमिकाएं निभाना, शिक्षक द्वारा शैक्षिक युक्तियों को अपनाना, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, परीक्षाएं लेना और समय समय पर टेस्ट देना। अब बात करते हैं प्रबंधन को शिक्षकों के लिए मीटिंग, गोष्ठी, सभाएं आयोजित करनी चाहिए। वो कैसे? समूह स्तर पर मीटिंग, गोष्ठी, सभाएं अनेकों प्रकार के संगठित की जा सकती हैं। जिस प्रकार से सभाएं इत्यादि संगठित की जा सकती हैं और उनको संगठित करने में क्या उद्देश्य होते हैं इसका हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे नए शिक्षकों को विद्यालय के कार्य से अवगत कराने के लिए मीटिंग की जा सकती है एक SWOT विश्लेषण के
द्वारा शिक्षकों की मीटिंग नए सत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु की जा सकती है। शिक्षकों की गोष्ठियां, विभिन्न विषयों के शिक्षकों की गोष्ठियां संगठित करनी चाहिए। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों की गोष्ठी बुला सकता है। इन गोष्ठियों में दूसरे विद्यालयों के शिक्षक भी बुलाए जा सकते हैं। इन गोष्ठियों में पर्यवेक्षक तथा अन्य विशेषज्ञ नवीन शिक्षण प्रविधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। अध्यापक गण भी सभाएं, यानी इन सभाओं में शिक्षक अपनी समस्याओं को प्रशासकों के सामने रखते हैं तथा प्रशासक उन विभिन्न पदों का ब्यौरा देते हैं जो विद्यालय के कार्यक्रम के संबंध में लेना चाहते हैं। सेमिनार, सिंपोजियम और कार्यशाला इत्यादि के द्वारा क्या होता है, वर्तमान समय में ऐसा बहुत प्रचलित है। सेमिनारों का आयोजन किसी भी विषय पर विवेचन करने के लिए होता है। विषय के संबंध में दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं कि लिखित लेख इत्यादि द्वारा स्वेट विश्लेषण आसान किया जा सकता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर स्वेट विश्लेषण कैसे कार्य करता है। कक्षा निरीक्षण के द्वारा विभिन्न शिक्षकों की कक्षाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का पता लगाया जा सके। व्यक्तिगत कॉन्फ्रेंस, शिक्षक की व्यक्तिगत तथा निजी समस्याओं को सुलझाने में सहायता करनी चाहिए। प्रदर्शन शिक्षण, नई शिक्षण कलाओं इत्यादि पर प्रदर्शन स्वयं कक्षा शिक्षण के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि शिक्षक के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय सत्र में प्रारंभ से ही शिक्षकों को पूर्ण सत्र के लिए अपनी क्रियाओं के लिए कार्यक्रम को तैयार करना है। कुछ आत्म मूल्यांकन के लिए प्रश्न बना लेना चाहिए। एक शिक्षकों की समिति विद्यार्थियों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करने के लिए भी बनाई जानी चाहिए। अच्छी शिक्षण प्रविधियों को शिक्षकों के सहयोग से विकसित करना चाहिए। अब क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए। विद्यालय परिसर में प्रबंधन को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक व विद्यार्थी में के नेतृत्व में गतिविधियां नहीं हो रही हैं या हो रही हैं, जिससे विद्यालय कक्षा में एक दूसरे के मध्य संघर्ष की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। विद्यालयों में क्या होता है, कई विद्यार्थी गलत गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं और प्रबंधन इसमें सहयोग के भागीदार बनते हैं। प्रबंधन के में अनुशासन की समस्याओं को सुलझाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी एक कठोर शिक्षक विद्यार्थी को उसके दोष से कहीं कठोर दंड दे देता है या कोई नियम इत्यादि तोड़ने पर विद्यार्थी की भर्त्सना या गाली नहीं देना चाहिए। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। विद्यार्थियों का अनादर नहीं करना चाहिए तथा शिक्षक को मानवीय रुख अपनाना चाहिए। धन्यवाद।